मैं फराज साहब आपके पास आऊं, लेकिन अरुण जी क्योंकि आपने कुछ चीजें बताई हैं मैं उसको क्लियर कर दूं, दर्शकों तक सही जानकारी पहुंच जाए। बीएलओ जनरली उस पोलिंग एजेंट का, उस पोलिंग बूथ का ही कोई आइडियली वोटर होना चाहिए। और कौन लोग हो सकते हैं वो डिफाइंड है, 13 लोग हो सकते हैं। वहां का टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर, पटवारी, अमीन या लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, विलेज लेवल वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडर्स, पोस्टमैन, नर्सेज या मिडवाइफ्स, हेल्थ वर्कर, मिड डे मील वर्कर, कंट्रैक्ट टीचर्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्टर एंड क्लरिकल स्टाफ इन अर्बन एरिया। ये मैं सिर्फ इसलिए बता दे रहा हूं, ये 13 ही लोग हो सकते हैं। दूसरा अरुण भाई फिर से समझ लीजिए, आप अपने को भी क्लियर कर लीजिए, बीएलए पोलिंग एजेंट नहीं होता है। आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये बीएलए एक नया टर्म इजाद सुप्रीम कोर्ट ने में किया गया है। बीएलए नाम का कोई व्यक्ति नहीं पाया जाता है। यहां पे जयनारायण जी हैं, वो बैठे हैं जो इलेक्शन लड़े। जब आप पोलिंग एजेंट क्या, जब पोल होता रहता है तो वो उस कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट होता है, बीएलए नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इसलिए वो दर्शकों तक सही जानकारी, बीएलए नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई इस तरह का एक नया जिन्न पैदा कर दिया गया है। जो 3 लोग, जब इलेक्शन होता है तो जो जो उम्मीदवार है वो 3 लोग अपॉइंट करता है। वो चाहे तो अपना इलेक्शन एजेंट अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ पे सारी करस्पॉन्डेंस कर सकता है, उसको पूरी, उसके पास पूरा ये हक रहता है कि वो एज उम्मीदवार वो करे। उसका आई कार्ड भी बनता है सर। अरे आप फिर कंफ्यूज करते हैं, आप आई कार्ड सेकेंडरी, आई कार्ड बनता है नहीं बनता? नहीं, मैं कैंडिडेट के एजेंट की बात कर रहा हूं। आप गलत जानकारी दे देते हैं, फिर लोग कंफ्यूज होते हैं। बीएलए पोलिंग एजेंट नहीं होता है, पहली चीज ये समझ लीजिए। बीएलए नाम की कोई चीज नहीं होती, या इस चिड़िया का नाम ही नहीं है। अब जब जब जिस दिन वोट होता है उस दिन एक पोलिंग एजेंट वो कैंडिडेट बनाता है जिसकी मियाद पोलिंग के बाद खत्म हो जाती है, उसका रोल खत्म हो जाता है और उसका भी आई कार्ड बनता है। ये भी मतलब वो उसके पास भी वो रहता है। मैं अब तीसरी बात कह रहा हूं, तीसरा काउंटिंग एजेंट होता है, वो भी उम्मीदवार का होता है। पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं नियुक्त होता है और ये बेईमानी का काम हो रहा है। इसलिए मैं दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेईमानी हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट में, कोई जिम्मेदारी नहीं है पॉलिटिकल पार्टी की। तो ये बिल्कुल ठेठ बेईमानी की बात हो रही है। फराज साहब, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि ये जो सारी चीजें आपने सुनी कि कैसे कहां क्या हो रहा है, कौन पोलिंग एजेंट है, कौन नहीं है, फलाना है, इलेक्शन कमीशन को आज नहीं तो कल ये स्वीकार, ये तो साफ साफ क्लियर हो गया है। अब तो केवल इस पर निर्णय आना बाकी है। इलेक्शन कमीशन न माने, जब तक बीजेपी की सरकार है न माने, लेकिन ये लोगों ने एक क्रिमिनल एक्ट के सहयोगी हैं, ये अब सिर्फ आना बाकी है। और उसके लिए एक जांच चली रही है, एक नया एसआईटी गठित हो रही है। मेरे ख्याल में वो एसआईटी को कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे वो मैटर ऑफ टाइम है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि ये वोट चोरी वोरी कोई मामला ही नहीं है। और प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अरे सब सेटल तो हो गया, एसआईआर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को कर दिया। आधार को सुप्रीम कोर्ट ने इज्जत से नहीं किया, 2.5 महीना घिसट के जब उसमें नहीं उसको हटा पाए तब उसको माना है। और आज भी इस देश के 2 इंपॉर्टेंट पहचान पत्रों को नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड और इलेक्शन वोटर आईडी, ये दोनों चीजों को नहीं मान रहे हैं। तो फराज साहब, ये ओवरऑल इस पे आपका एक हो, आज की सुबह की आपने भी पेपर में रिपोर्ट पढ़ ली होगी कि इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है और इसीलिए उसने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाला है। जी 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 आनंद सर, मैं आपकी उस बात से शुरुआत करूंगा। मैं काउंटिंग एजेंट भी रह चुका हूं और इलेक्शन एजेंट भी रह चुका हूं। तो आप सही बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन एजेंट होता है वो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आज से 10-12 साल पहले बनता था। तो वो हम लोग ये देखते थे, आप पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं फराज भाई, फिर आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। आप उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट होते हैं। हाँ, उम्मीदवार, वही मतलब उम्मीदवार। जी जी जी। अगर आप पार्टी की तरफ से होंगे तो आप फिर ये कहेंगे आप पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है, उम्मीदवार की तरफ से। तो हम लोग वहां पर ये देखते थे कि जो वोटर जो वोट डाल रहा है, मतलब एक अगर
प्रेम शुक्ला नाम के कोई बंदे वोट डाल रहे हैं, तो उस गांव के हम लोग उस मोहल्ले के होते थे, तो हम ये इंश्योर करते थे कि दूसरा आदमी कहीं कोई फर्जी वोट न डलवा दे। और काउंटिंग एजेंट में हम लोग ये देखते थे कि ईवीएम सामने खोली गई कि किस बूथ नंबर की ये क्या है, उसमें हमारी पार्टी के कितने निकले, खाली हम अपने लिए काउंट कर लेते थे बस, उसमें और कोई रोल नहीं होता था अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। हम उसको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते हैं। खैर चलिए, आनंद सर, अभी एक आपने बात कही कि वोट चोरी वाली, कि ये इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा है और वोट चोरी होती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में ये है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था। तो जब वो पेपर लीक हुआ और दुनिया को पता चल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ये मान ही नहीं रहे थे, वो टीवी पर आकर के बयान दे रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस आवाज को उठाई, हम लोग गए, सब हंगामा हुआ, तब उन्होंने माना कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत है कि ये कभी नहीं मानते हैं कि प्रॉब्लम है, और जब वो प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो जाती है, जब इनके हाथ से निकल जाती है, तब इनको लगता है कि हाँ नहीं ये प्रॉब्लम है। अभी प्रशांत किशोर जी की बात हुई आनंद सर, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो पूरी दुनिया समझ चुकी है। मेरा एक बड़ा फेवरेट वो है, मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी, हम लोग बचपन में देखते थे विक्रम बेताल। भारतीय जनता पार्टी वो बेताल है जो अपने ही विक्रम पर सवार होकर के और उसका ही नुकसान करता है। जैसे पिछले इलेक्शन में आपको बिहार के याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के ऊपर सवार हुई बेताल बन करके, और चिराग पासवान जी को इस्तेमाल करके एक नंबर की जो पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ एमएलए, उसको 3 नंबर पे ला करके रख दिया। अब वही ये कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को यूज करके नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आज चिराग पासवान जी का एक स्टेटमेंट पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा आनंद सर, उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन में जो सीटें होंगी वो इतनी आसानी से नहीं होगा कि बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाएं। उसमें वो बोल रहे हैं कि हमारा कितना शेयर होगा हम उसको देखेंगे। तो बिहार बीजेपी में कोई बहुत, बिहार के एनडीए का जो खेमा है उसमें कोई कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एक बात और हुई नैतिकता की, और गुजरात की भी बात हुई। तो मैं कहना ये चाहूंगा, हमसे पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे, इनकी नैतिकता को तो आप बात ही ना करिए। उसी महिला को जिसका बलात्कार हुआ था, एक तरफ तो उसका बलात्कार होता है, यू करेक्टली पॉइंटेड आउट कि बलात्कार हुआ, लेकिन उसके बाद उनके बलात्कारी जब बाहर आते हैं जेल से, उनको जेल से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। आईआईटी बीएचयू के इनके जो बलात्कारी थे, जब उनको बेल मिली आनंद सर, तो नैतिकता की वजह से मैं बोल रहा हूं, तो उनका ऐसा स्वागत हुआ कि लग रहा था कि गांधी जी के साथ डांडी मार्च करके अभी अभी आए। तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता को तो छोड़िए, ये राम दुलार गौड़ वाली पार्टी है। अभी जो है आनंद सर, बहुत सारी बातें हुई, जेनजी की बात हुई कि राहुल गांधी जी जो है, शायद अभी किसी पैनलिस्ट ने बात की कि जेनजी को भड़का रहे हैं, क्या है। सुब्रत पाठक जी का आपने बयान सुना था कि अगर भारत में नेपाल जैसी कुछ हालात बन गए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर चलेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के। ये सुब्रत पाठक उनके पूर्व एमपी है, वो बोल रहे हैं, यानी कि वो प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये हालात बने। आ जाते हैं अब एसआईआर पर, आ जाते हैं अब इलेक्शन कमीशन पर, जो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है। पिछले आपकी जो, मैं आपके शो को, ये बहुत बड़ा शो है, बहुत अच्छा शो है, मैं इसको डिबेट नहीं बोलता हूं, मैं इसको हेल्थी डिस्कशन बोलता हूं। तो पिछले आपके डिस्कशन में मैंने अपना बनाया हुआ, अपना लिखा हुआ एक शेर पढ़ा था। आज हो सकता है आपके दर्शक, पैनलिस्ट तो बिल्कुल भी वो नहीं है, आज दर्शक भी दूसरे होंगे, थोड़े बहुत मिक्स एंड मैच हुआ होगा, पैनलिस्ट भी नए, तो मैं फिर से पढ़ देता हूं कि ईवीएम भी चुप है, बैलेट भी शर्मसार, जनता की मर्जी से नहीं, सेटिंग से बनी सरकार। तो सेटिंग से तो आनंद सर सरकार जो है वो पिछले, आप मान करके चलिए 10-11 साल से चल ही रही है। एसआईआर पर बहुत बात हो चुकी है, क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत बात हो चुकी है। हमारी मेमोरी शॉर्ट होती है, जनता भी बहुत जल्दी भूल जाती है, तो मैं जल्दी से 1 मिनट में कुछ याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में कोविड काल में जब लाशें गंगा जी के किनारे बह रही थी, तो ये चुनी हुई सरकार को ऑपरेशन लोटस ला करके गिरा रहे थे। कर्नाटका में चुनी हुई सरकार को तो इन्होंने गिराया। महाराष्ट्र में तो इन्होंने बेशर्मी की हद खत्म कर दी कि कभी सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होता है, कभी पार्टी तोड़ते हैं, कभी परिवार तोड़ते हैं। और दिल्ली में ये नहीं कर पाए
तो GNCTD एक्ट को ला करके अध्यादेश को ला करके जनता के जनादेश का इन्होंने अपमान किया। आनंद सर, जो ये कर रहे हैं वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना वो अजीत मसीह वाले केस में कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र की हत्या तो पूरी तरह से ये कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है, जो कि मुझे लगता है कि आप तो बहुत अच्छी तरह से एक पत्रकार होने के नाते कर रहे हैं और एज अ पॉलिटिकल लीडर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर राहुल गांधी जी ने कोई चोरी पकड़ी है तो एक अलायंस पार्टनर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी की उस लड़ाई को हम धार दें जो हमारे देश के लोकतंत्र पर, हमारे देश के संविधान पर और हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला करती है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत तो हम लोगों को पहले से ही पता है। अगर इनकी नीयत ना खराब होती तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया था और आपने इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है उसको यूनिलेटरल कर दिया। यही आपने ईडी के केस में किया था। तो आपकी मंशा तो पूरे देश को पता है। और आज की तारीख में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आनंद सर, मोदी जी की हर चाल उल्टी पड़ती जा रही है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, मुझे लगता है 8-10 घंटे बाद, इलेक्शन कमीशन बुलंद आवाज में कहता है कि कोई डिलीशन पॉसिबल नहीं है, ये मिसलीडिंग है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था इतना गैर जिम्मेदारा बयान दे देती है और लेकिन जनता के बीच में और क्या बोलते हैं कि डिलीशन पॉसिबल नहीं है, और जनता के बीच में क्लियर कट ये मैसेज चला जाता है कि वोट चोरी इस देश में जबरदस्त तरीके से हो रही है। और जो चुनाव आयोग राहुल गांधी जी के क्लेम्स को मिसलीडिंग कह रहा था, वही इलेक्शन कमीशन चुपचाप विपक्ष के सामने नतमस्तक हो जाता है, चुपचाप इस बात को मान लेता है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो मतलब आप 5 घंटे बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी बिना कुछ अपने फैक्ट जांचे हुए। तो हम लोग तो कहते हैं ना, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल लीडर है आनंद सर, हम तो नारे शेर भी पढ़ते हैं और नारे भी लगाते हैं। तो अलंग वाला मामला तो सिर्फ झांकी है, हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। अब देखिए हाइड्रोजन बम जब आता है तो क्या हाल होता है, क्योंकि अभी ये पटाखे ने ही इनका ये बुरा हाल कर दिया है। तो फिर से मैं बोलूंगा कि कल तक जो चुनाव आयोग बोल रहा था कि डिलीशन पॉसिबल नहीं है, कोई और किसी के नाम को हटा नहीं सकता, अब वो कह रहा है कि हम ई साइन लेकर के आ रहे हैं, ई साइन का फीचर लेकर के आ रहे हैं। और वो मान रहा है एज पर दिस न्यूज़पेपर आनंद सर, चुनाव आयोग मान रहा है कि ई साइन के फॉर्मेट को, ई साइन के फीचर को इसलिए लेकर के आ रहे हैं ताकि मिसयूज को रोका जा सके और मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी को रोका जा सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन एक तरह से मान रहा है कि मिसयूज होता था, वोट चोरी होती थी, मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी होता था। और ये भी इलेक्शन कमीशन मान रहा है, ये बोल रहा है कि किसी और का फॉर्म 7 के जरिए नाम ना डिलीट किया जा सके, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इस खबर, आनंद सर टाइम खत्म हो जाएगा तो बता दीजिएगा, फ्लो में टाइम का पता नहीं चलता है, तो अगर बता दीजिएगा थोड़ा सा तो मैं बच कर दूंगा। एक आध मिनट में खत्म करिएगा, फिर मैं एक छोटा छोटा टिप्पणी ले लूंगा बस। अच्छा, तो इसी खबर को आनंद सर पढ़ने के बाद ये लगता है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि कल तक तो आप बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे सारे एलिगेशंस को, जैसे इनके भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री महोदय कह रहे थे। कल तक जो लोग झारखंड के नंबर से कर्नाटका के लोगों का नाम हटवा रहे थे, तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो राहुल गांधी जी के प्रेशर में आया है और ये ई साइन का फीचर ला रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच।